केंद्र सरकार ने 8वीं पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या फिर जितने भी पेंशनधारी हैं, उन सबकी इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आज का टॉपिक हमारे 8वें पे कमीशन पर ही टिका हुआ है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसलिए लेक्चर में आप सभी बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि मामला क्या है, यानी कि ये 8वां पे कमीशन क्या है। पे कमीशन का मतलब होता है सैलरी बढ़ाना या फिर पेंशन बढ़ाना। इसके लिए सरकार हर 10 साल में क्या करती है, एक कमीशन लागू करती है, एक कमीशन लेके आती है। अब वो कमीशन क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि सैलरी कितनी बढ़ानी है सरकारी कर्मचारियों की, या पेंशन धारकों की पेंशन कितनी बढ़ानी है। बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और होता है उस कमीशन का होता है, यानी कि वेतन आयोग का होता है, जो कि केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। तो इस बार कौन सा है, 8वां वेतन आयोग है, यानी कि 8th पे कमीशन है। ठीक है बच्चों, तो इसी के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हर 10 साल बाद अपॉइंट किया जाता है, और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, यानी यूनियन कैबिनेट करती है। और यूनियन कैबिनेट में जो सबसे अहम रोल होता है प्रधानमंत्री का होता है, यानी कि इस कमीशन को अपॉइंट करने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है फिलहाल। ठीक है, याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या पास कर दिया है, याद रखना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है इस केंद्र सरकार ने। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले तो आप लोग ये समझिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जब ये आयोग बनाया जाएगा ना, बनाया गया है, तो इसको बोला गया है कि कितनी सैलरी हमको बढ़ानी है ना, और कितनी सैलरी हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन देश की देख के, हमारे जीडीपी देख के, या फिर महंगाई को, इन्फ्लेशन को देख करके कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ाए, ताकि उन पे महंगाई का असर ना हो। इसलिए पे कमीशन को लागू किया गया है। तो केंद्र सरकार कुछ रेफरेंस देती है कि भैया जो तुम कोई भी रूल बनाना ना, नियम बनाना, तो इन इन बातों को ध्यान में रख करके बनाना। एक पूरा लिस्ट दे देती है कि आप इन इन बातों को ध्यान में रख करके जो एम्प्लॉयज हैं या फिर हमारे पेंशन धारक हैं, उनकी पेंशन को या फिर सैलरी को बढ़ाना। कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाते हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है, ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो सैलरी है ना, उसमें बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए। मान लो 30% तक, आप 30% के बीच में आप लोग 30% से कम कम ही रखना। ठीक है, अगर ये बोला है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ठीक है, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, महंगाई को ध्यान में रख के बनाना, जो भी आप सैलरी का हाइक बनाओगे, तो महंगाई, इन्फ्लेशन क्या हो गया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यानी किन किन बातों को ध्यान में रख के आपको रिसर्च करनी है, आपको छानबीन करनी है, पूरी एनालिसिस करनी है, और जिसके बेस पे आप क्या करोगे, बताओगे कि कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए और कितना पेंशन बढ़ाना चाहिए। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है हमारी केंद्र सरकार ने। क्लियर पॉइंट। अब देखिए, 8वां पे कमीशन, जैसे मैं बता चुका हूं, ये एक ऐसी बॉडी होती है, ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ सलाह देती है। क्या देती है, सलाह देती है। ये जो भी सलाह देगी, केंद्र सरकार के ऊपर है मानना या ना मानना। यानी केंद्र सरकार इसके लिए मजबूर नहीं है कि भैया हमने आयोग बनाया है तो हमको मानना ही पड़ेगा, नहीं। केंद्र सरकार जो है इससे मजबूर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि मानना ही पड़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार को ये सिर्फ और सिर्फ क्या देगी, सलाह देने वाली है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार ने ही इसे गठित किया है, बनाया है। अब इसमें स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कौन कौन होता है और क्या क्या किया जाता है। सबसे बड़ी बात, ये जो आयोग होता है ना, वो एक फिक्स समय के लिए होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए होगा, याद रखना। जैसे कि ये 10 साल, नॉट 10 साल, ठीक है, याद रखिए, ये जो जितना जल्दी ये अपना रिपोर्ट पेश कर दे, जैसे कि अभी 8वें पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया गया है, तो भैया 18 महीने में आप रिसर्च करके बता दो कि कितना सैलरी बढ़ानी चाहिए, कितनी पेंशन बढ़ानी चाहिए। तो ये एक फिक्स समय के लिए ही होता है, ऐसा नहीं कि आयोग बना दिया तो आजीवन चलता रहेगा, नहीं। तो एक फिक्स समय के लिए होता है। और इस बार जो बनाया गया है जो आयोग, उसके जो चेयरमैन की बात करें तो रंजना प्रकाश देसाई जी चेयरमैन है
और ये सुप्रीम कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, इनके फैसले पर, इनके डिसीजंस पर, इनके एनालिसिस पर हम लोग सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। बहुत ही समझदार और बहुत ही काबिल, बहुत एजुकेटेड और बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं। टीचर्स कह रहा हूं, एक्चुअली हम टीचर्स हैं तो दिमाग में टीचर ही रहता है। एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट है, एक्सपीरियंस जज हैं जिनको ये काम सौंपा गया है। अभी देखिए, ये तो हो गया चेयरमैन की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो पार्ट टाइम, ठीक है, एक पार्ट टाइम मेंबर होगा जो एक्सपर्ट एडवाइस देगा किसी भी मुद्दे पर लेकर, इन्फ्लेशन पे लेकर के, जैसे महंगाई के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस देगा, कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस देगा। एक पार्ट टाइम मेंबर होगा और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। एक मेंबर सेक्रेटरी होगा जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च को देखेगा, यानी कागज पत्तर, ये रिसर्च विसर्च सब यही देखेगा। तो ये मेन 3 लोग होंगे, इनके नीचे और लोग भी होंगे लेकिन ये मेन 3 जरूर रहेंगे, याद रखना। तो एक तो चेयरमैन साहब होगा, एक वन पार्ट टाइम मेंबर होगा और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा, यानी कि 3 लोग तो कंफर्म्ड रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर बच्चे यहाँ पे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3 लोग रहेंगे और ये 3 लोगों की मेन मुख्य जिम्मेदारी होगी ये बताना कि हाँ कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एक टेम्पररी होता है ये कमीशन, एक फिक्स समय के लिए किया जाता है। तो ये वाला कितने के लिए किया गया है? तो 18 महीने के लिए किया गया है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फीचर्स क्या है 8वें पे कमीशन के। ठीक है, फीचर्स क्या है, यानी कि इस 8वें पे कमीशन में क्या क्या चीजें लागू करने वाले हैं। जब भी सैलरी की बात होती है, जब भी सैलरी जब बढ़ाने की बात होगी तो कितनी सैलरी बढ़ाएगी, ये पॉइंट आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। या फिर यूं कह लीजिए कि हर किसी का ये सवाल रहता है कि सर हम कितनी सैलरी बढ़ाएंगे या सरकार कितनी सैलरी बढ़ाएगी, ये कैसे समझ में आएगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक फिटमेंट फैक्टर होता है, फिटमेंट फैक्टर होता है, इसी के अनुसार सैलरी बढ़ाई जाती है। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सैलरी बढ़ाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक बंदे की सैलरी है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया सैलरी है मान लीजिए। ठीक है, तो फिटमेंट का मतलब क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर वो टर्म होता है और वो एक अमाउंट होता है जो कि मल्टीप्लाई करके बढ़ाया जाता है। यानी कि फिटमेंट फैक्टर से हम लोग बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पता लग जाता है कि कितनी सैलरी बढ़ेगी। जैसे 1,00,000, ठीक है, को गुणा कर देंगे 2.28 से। ठीक है, याद रख लेना। तो 1,00,000 का 2.28 कितना हो गया? 1,00,000 का 2.28 2,28,000। ठीक है, 2,28,000 हो गया, याद रखना। क्लियर पॉइंट? यानी कि 2.28 लाख हो गया। क्लियर पॉइंट? क्योंकि हमने क्या कर दिया, 1,00,000 सैलरी थी और 2.28 फिटमेंट फैक्टर था। तो कितना गुना सैलरी को बढ़ाया जाएगा, तो वो जो गुना होता है ना, गुना, वो आपका फिटमेंट फैक्टर है। 2.28 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि आपका मिनिमम वेजेस की बात कर 18,000 है। ठीक है, 18,000 से लेकर के और 41,000। ठीक है, 18,000 है ना, तो 41,000 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना 2.8 से इतना बन जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस होगा, महंगाई भत्ता जो है वो भी आपका इसमें जोड़ा जाएगा। उसके बाद महंगाई भत्ते की अगर बात कर लेते हैं 70%, ठीक है, महंगाई भत्ता बढ़ाई जा सकती है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है हमारे देश में। तो 70% तक महंगाई भत्ता भी आप लोगों को मिल सकता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं ना, तो बेसिक पे का, ठीक है, 14 से 20% हमारी सैलरी जरूर बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। अब आप यहां पे देखेंगे कि सर ये तो मतलब 128% बढ़ा हुआ है और आप बोल रहे हो 14 से 20%। तो बच्चों याद रखना ये बेसिक सैलरी है। ठीक है, याद रखना ये बेसिक है, बेसिक है। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, टीए जुड़ता है, डीए जुड़ता है, अलग अलग तरीके के जो एम्प्लॉयज रिस्की सेक्टर्स में है, जो एम्प्लॉय जैसे कि रिस्की जगह उनका पोस्टिंग हो रखा है तो उनका एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो ओवरऑल जोड़ बटोर के फिटमेंट फैक्टर मिलता है। फिटमेंट फैक्टर सब कुछ जोड़ बटोर के होता है, तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड कर दी जाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनसे किन किन को बेनिफिट होगा। तो भारत में तकरीबन 48.62 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, 67.85 लाख पेंशनधारी हैं और इन सबकी सैलरी में 20,000 से 25,000 तक का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं पेंशन से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस की बात करते हैं। पेंशन रिफॉर्म्स यानी कि पेंशन के लिए क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे।
क्लियर है? पेंशन किसको मिलेगी? यहाँ पे कौन कौन इसके अंडर में आएगा? वो जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर्ड है, याद रखना, और जिनकी मिनिमम पेंशन 9,000 से है। 9,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 20,500 से लेकर 25,700 के बीच में हो जाएगी। अगर 9,000 पेंशन है, वो पेंशन बढ़ के कितनी हो जाएगी? 20,500 से लेकर के 25,740 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2.28, ठीक है, ये क्या है? ये फिटमेंट फैक्टर, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा, और टीएडीए वगैरह सब कुछ मिला के ये आ जाएगा, ठीक है, इतना आपको मान के चलना है, ठीक है। डियरनेस रिलीफ या डियरनेस अलाउंस भी कह सकते हैं इसको, हम डीए बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस रिलीफ डीआर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इन सबको भी जोड़ा जाता है जब भी हमारा सैलरी या पेंशन हाइक होता है तो, ठीक है, याद रखना। अब डियरनेस रिलीफ, ठीक है, लाइकली टू रीसेट टू जीरो आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी कि ये जब भी हम लोग महंगाई की बात करें, जैसे कि मान लो कि सरकार ने मेरी 100 रुपए की सैलरी थी और सरकार ने 10 रुपए बढ़ा दिया, तो मुझे 110 रुपए मिलने लगे, लेकिन जो सामान पहले 100 रुपए का मिलता था वही सामान 110 रुपए का मिलने लगा महंगाई के हिसाब से, तो भैया क्या फायदा हुआ? 10 रुपए आपने सैलरी बढ़ाओ, 10 रुपए महंगाई बढ़ गई, तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना। तो डियरनेस अलाउंस को भी बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, और जो भी देखो बहुत सारे पॉसिबल चेंजेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी देखो एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये जो पे कमीशन लागू अभी किया गया है, लागू किया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कमीशन, यानी कि ये जो वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग, ठीक है, ये क्या करेगा? अभी रिसर्च करेगा मार्केट की, इंडियन इकोनॉमी की, हमारे जीडीपी पे ध्यान रखेगा, जीडीपी क्या है, कैसे है, हर चीज पे रिसर्च वगैरह कर कुरा के ये आगे चल के रिपोर्ट देगा, ठीक है, ये आगे चल के रिपोर्ट देगा कि सर हमें इतना बढ़ाना है, सर हमें इतनी सैलरी बढ़ानी चाहिए, ये रिपोर्ट आगे चल के पेश करेगा, इसीलिए इसको 18 महीने दिए गए हैं। लेकिन याद रख लेना, ठीक है, ये जो अप्लाई हो चुका है 1 जनवरी 2026 से, अप्लाई हो चुका है 1 जनवरी 2026 से, यानी कि अगर इसने बोल दिया कि सर ऐसा करते हैं 15% बढ़ा देते हैं सैलरी, है ना, तो जितनी भी सैलरी आप लोगों की है, आपके पिताजी की, आपके घर में जो लोग हैं, यार दोस्त मित्र, उन सबकी सैलरी में 15% का इजाफा हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब ये डिसीजन देगा, है ना, तब मिलेगा। लेकिन कैलकुलेशन आपकी 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी में 10,000 रुपए जुड़ने लग गए, बढ़ोतरी हुई 8वें पे कमीशन के हिसाब से, तो 10,000 आपको अभी से नहीं मिलने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट देगा ना, ये रिपोर्ट देगा, तो इसने बोला सर 10,000 रुपए तो बढ़ा दो, एक एग्जांपल के तौर पे, तो जनवरी से शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो 1.5 साल बाद अप्लाई होता है, 1.5 साल बाद ये 18 महीने बाद रिपोर्ट देता है, तो कितने हो गए 1.5 साल बाद? मतलब 18 महीने हो गए, है ना। तो 10,000 भी बढ़ रही है ना, तो आपको इकट्ठा 1,80,000 रुपए मिल जाएगा, समझिए। कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जब रिपोर्ट पेश करेगा तब के हिसाब से होगा, तब जैसा भी ये रिकमेंडेशन देगा उसके हिसाब से यहाँ पे बढ़ोतरी की जाएगी। तो आगे जैसा रिकमेंडेशन देगा, तो याद रखना नेशनल पेमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है, ये पेमेंट के सिस्टम है, पेंशन सिस्टम है ये लोग, तो ये जो पेंशन सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये कमीशन जो है 8वां कुछ ना कुछ तो रिकमेंडेशन देगा, और रिकमेंडेशन देगा तो जाहिर सी बात है कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है तो हमें नहीं पता कितने चेंजेस है, ठीक है। पे कमीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हर 10 साल में अपॉइंट किया जाता है, और सरकार के पास कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि सरकार उनके रिकमेंडेशन को माने, सरकार की मर्जी है, उनकी रिकमेंडेशन को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। 1946 में आपका पहला पे कमीशन लागू किया गया था, आप देखना, ठीक है। और उसके बाद ये करता कौन है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है, वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक है। और क्या आता है वित्त मंत्रालय के अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्यय विभाग, सरकार का व्यय विभाग आता है, ठीक है, याद रखना, वित्त मंत्रालय के अंदर में, ठीक है, व्यय विभाग। और यही क्या करेगा, ठीक है, बताए, यही क्या करेगा? कमीशन हर साल लागू करता है 10 साल के बाद। उसके बाद लास्ट वाले की अगर हम बात कर लेते हैं, 8वां था तो 10-10 साल की बात कर रहे थे हम, तो 26 में अपॉइंट किया गया, तो इससे पहले 2016 में 7वां आया था, ठीक है, याद रखेगा। तो 2016 में 7वां आया था, और ए.के. माथुर सर थे, ए.के. माथुर सर इसके चेयरमैन उस टाइम पे थे। और ये इस हद तक बहुत ज्यादा एक
बर्डन आ गया था हमारी केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि भाई सैलरी बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार की इनकम भी तो बढ़ानी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ा के दोगे तो आपकी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और इनकम अगर नहीं बढ़ी तो आपको घाटा सहना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ अब आपको एक्स्ट्रा चाहिए ताकि आप बढ़ी हुई सैलरी को पे कर सको, है ना। यानी 1 लाख करोड़ आपका घाटा हो जाएगा। तो वही आपका क्या किया गया था, तकरीबन 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ 2017 और 16 और 17 वाला जो साल था ना, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था। यानी कि खर्चार का, सरकार का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया था सिर्फ इस पे कमीशन के कारण, जो कि बढ़ना भी था भाई। सीधी सी बात है, आप कहां से ही दोगे, कहां से करोगे मैनेज, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये पूरा पे कमीशन का जो भी मैंने आप लोगों को बताया है वो सारी चीजें आपके सामने है। अब देखते हैं नेचर एंड लीगल स्टेटस ऑफ द पे कमीशन। पे कमीशन एडवाइजरी बॉडी होती है, कोई कंपलसरी नहीं है कि सरकार को इसकी बात माननी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट लीगली बाउंड नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और आमतौर पे कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देता है, जो भी सलाह देता है, सरकार मान ही लेती है आमतौर पे। ठीक है, मान लेती है सरकार। इस पे कमीशन से क्या मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। किसके लिए, एम्प्लॉयज का क्या हो जाए, वेलफेयर हो जाए, और फिजिकल डिसिप्लिन भी बना रहे। एम्प्लॉयज का वेलफेयर का मतलब क्या होता है, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, ठीक है, उनका सोशल वेलफेयर हो जाए, क्या हो जाए, सोशल वेलफेयर हो जाए। क्लियर है, यानी कि उनके पेंशन वेंशन महंगाई के हिसाब से हम बढ़ा सके, उनकी सैलरी महंगाई के हिसाब से बढ़ा सके, और इतनी भी नहीं बढ़ा दे, इतनी भी नहीं बढ़ा दे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट खराब हो जाए। यानी कि सरकार 1 लाख करोड़ घाटे में पहले ही चल रही है, ठीक है, और सैलरी और पेंशन बढ़ाकर 2 लाख करोड़ का घाटा सरकार और झेलने लग जाए, तो ये सरकार का जो फिजिकल डिसिप्लिन है ना, वो बहुत खराब हो जाएगा, डगमगा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉयज का जो वेलफेयर वेलफेयर और फिजिकल डिसिप्लिन दोनों को ध्यान में रख करके सरकार क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि कितना ज्यादा बढ़ाना है और कितना ज्यादा रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ द पे कमीशन की बात कर लेते हैं। हर 10 साल में किया जाता है, पहला वाला 1946 में करवाया गया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को फाइनेंशियल पे इसका असर पड़ता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के भी तो एम्प्लॉइज है ना खुद, जैसे कि स्टेट पुलिस है ना, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी। सेंट्रल पुलिस है, जहां पे जैसे दिल्ली विल्ली है ना, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो इनका सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, तो दोनों के ही खर्चों पे असर पड़ता है, और दोनों को ही अपने अपने लेवल पे इसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, सातवें पे कमीशन का मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं दोस्तों, यही सारा आपका आज का डिटेल था। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक भारी भरकम सा अमाउंट मिलने वाला है। जो भी हमारे भाई, चाचा, ताऊ और जो भी व्यक्ति पेंशन धारक है या फिर जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, पेंशन वाली जॉब कर रहा है, फिर सैलरी तो मिल ही रही है, तो उसमें इजाफा बहुत ही जल्दी होने वाला है, और अच्छा खासा इजाफा होगा। क्योंकि याद रखिएगा कितना, 2.28 टाइम्स, यानी कि गुणा कर लीजिएगा अपनी सैलरी से, इतनी आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। जय हिंद।